हमारे पास 20,000 मिसाइल हैं। एक दिन में अगर 200 मिसाइल भी मारेंगे तो कम से कम 100 दिन तक लगातार हम इजराइल पर मिसाइल मारते रहेंगे और इजराइल हमें रोक नहीं पाएगा। ये कहना है ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा का। पूरे भरोसे के साथ इस व्यक्ति ने दावा किया है कि अगर इजराइल हमसे लड़ना ही चाहता है तो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से और भी कई बड़े दावे किए गए हैं। ईरान ने मिसाइलों के नए हमले का वेव लॉन्च कर दिया है। कई बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। उधर इजराइल ने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए, यानी लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने क्या कहा, इजराइल ने क्या कहा, किसने क्या क्या किया, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो कि G7 की मीटिंग से पहले ही निकलकर अमेरिका वापस गए, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले निकलने को लेकर आशंकाएं थी कि दोनों युद्धरत देशों के बीच सीज फायर करवाने के लिए छोड़कर ट्रंप जा रहे होंगे, मगर अब ट्रंप ने अलग ही राग अपनाया है। तो इन मामलों पर भी बात करेंगे, देखेंगे कि कहां कहां बमबारी हुई, कितने लोग मारे गए, खबरों में क्या कुछ चल रहा है, उन सब पर बात करेंगे। किसने क्या दावा किया ये भी देखेंगे। भारत ने अपने नागरिकों को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही चेतावनी में कुछ ऐसी बातें कह दी गई हैं जिन्हें लेकर भारत सरकार की आलोचना भी हो रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति को लेकर भारत के ही वरिष्ठ पत्रकार ने बेहद गंभीर बात लिखा है। इन सब पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। अभी तक लोकहित इंडिया चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात भारत के नागरिकों की। ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए एम्बेसी की तरफ से कहा गया है कि सभी भारतीय लोग जो अपनी व्यवस्था से यानी अपने जुगाड़ से अपने रिसोर्सेज के माध्यम से राजधानी तेहरान से बाहर निकल सकते हैं, निकल जाएं और उन्हें सलाह दी जाती है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने लिखा है कि ईरान में भारतीय दूतावास की सलाह है कि जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग अपने संसाधनों से निकल सकते हैं वो बाहर चले जाएं। अपने नागरिकों से पल्ला झाड़ने वाले लोग विश्वगुरु बनने का ख्वाब देखते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत ने अपने लोगों को ईरान की राजधानी छोड़कर बाहर निकलने की सलाह दे दिया है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के लोगों से कह दिया है कि राजधानी छोड़ दीजिए, यानी तेहरान से बाहर निकल जाइए। इस चेतावनी से एक बात समझ में आती है कि शायद तेहरान पर बड़ा हमला होने वाला है। इसी बीच खबर आई कि ईरान के टॉप जनरल की हवाई हमले में मौत हो गई है। हाल ही में मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की 13 जून को हवाई हमले में मौत हुई थी। इसके बाद अली सादमानी ने उनकी जगह लिया था, अब उनकी भी मौत हो गई है। भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि इजरायली हमले में अब तक कई ईरानी सैन्य जनरल मारे गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर 8 बड़े अधिकारियों की तस्वीरें और डिटेल देख सकते हैं। कुछ घंटे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नेशनल टीवी के ऑफिस पर बमबारी की। इसमें भी कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं। हर पल चीजें बदल रही हैं, इसलिए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान खबरों को उसी रूप में देखिए। अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमले में ईरान के 224 लोगों की मौत हुई, 1500 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में 24 की मौत और 600 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमें अपनी रक्षा करनी आती है। युद्ध का दायरा इजराइल की वजह से बढ़ता जा रहा है। ईरान के अधिकारी का कहना है कि हम अब भी खुलकर युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। इजराइल भीतर भीतर खोखला हो रहा है, वो खुद ही गिर जाएगा। हमें नहीं लगता है कि मुस्लिम देशों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, मगर हाँ, इजराइल जंग चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ईरान के बड़े अधिकारी का कहना है कि इजराइल ने ईरान के भीतर से ही कार का इंतजाम करके वहीं से ड्रोन लॉन्च किए थे। कई लोगों ने ऐसी कारें देखी जिनसे ड्रोन निकलते उड़ते हुए देखे गए। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए इजराइल ने पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यानी एक बात तो साफ है कि इजराइल ने काफी पहले से ही ईरान के भीतर अपना खुफिया तंत्र बेहद मजबूत कर रखा था और उसी के जरिए उसने ताबड़तोड़ ईरान में टारगेटेड हत्याओं को अंजाम दिया। बड़े बड़े अधिकारियों को उनके घरों के भीतर मार देना घुसपैठ के अतिरिक्त संभव नहीं है। एक सवाल के जवाब में ईरान के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल हो या अमेरिका, ये दोनों ही ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक नहीं सकते। ईरान ने खुद कहा कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए करेगा। ईरान हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहता है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब जरा अल जजीरा की खबरों पर नजर दौड़ाते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि अल जजीरा को इजराइल ने बैन कर रखा है। एक बात जो थोड़ी देर पहले बताना भूल गया वो ये कि ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं और 1500 के करीब भारतीय छात्र हैं। इसी तरह इजराइल में 32,000 से ज्यादा भारतीय हैं और 85,000 भारतीय मूल के यहूदी हैं। यानी हजारों की संख्या में भारतीय इन देशों में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए, निकालने के लिए क्या हो रहा है, ट्वीट के सिवाय इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। भारत सरकार क्या कर रही है, ध्यान देते रहिए, क्योंकि जिस तरह की बात ईरान में भारतीयों के लिए भारत सरकार की तरफ से कही
कही गई वो अपने आप में ठीक नहीं लगती कि आप अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था से, अपने जुगाड़ से निकल लीजिए। कुछ ऐसी ही कहानी यूक्रेन युद्ध के समय भी सामने आई। अपने दम पर अपनी व्यवस्था पर छात्र निकल आए और जब वापस आ गए तो भाजपाइयों ने कहना शुरू किया कि पप्पा ने फोन करके युद्ध रुकवा दिया और हमें बचा लिया। यानी जहां जितना ज्यादा शर्म महसूस होनी चाहिए वहां उतनी बड़ी बेशर्मी दिखा दी जाती है भाजपाइयों की तरफ से। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस लड़ाई के कारण भारतीय छात्रों को शहर से बाहर निकाल दिया गया है, यानी तेहरान से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट के मामले में आत्मनिर्भर अन्य लोगों को भी बाहर निकलने की सलाह दे दी गई है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह डिटेल नहीं दिया है कि कितने भारतीय नागरिक ईरान में प्रभावित हुए हैं, यानी कितनों पर असर हुआ है, कितनों की मौत हुई है। पिछले साल सरकारी आंकड़े के अनुसार 10,000 भारतीय ईरान में थे। बता दें कि ईरान की राजधानी में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। इसी बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। यह अल जजीरा लिख रहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में सहायता की प्रतीक्षा कर रहे 45 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। हम जानते हैं कि पिछले कई साल से इजराइल फिलिस्तीनियों पर कहर बरपा रहा है और एक जगह जहां लोग घायल थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे, मदद का इंतजार कर रहे थे, वहां पर इजरायली सेना ने हमला करके 45 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये नई खबर है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में तथा जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में है कि संभाल पाना मुश्किल है, भगदड़ है। इजराइल का ये नया हमला गजा मानवतावादी फाउंडेशन द्वारा संचालित किसी सहायता स्थल पर किया गया है और 45 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले 20 महीने से अधिक समय से ये चल रहा है। इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 55,362 फिलिस्तीनी मारे गए। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हैं। यानी सोचिए, जो इजराइल अब तक कम से कम 55,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, ये वो है जो गिनती हो चुकी है। इतने लोगों को मार चुका है, आम आदमियों को मार चुका है। वो ईरान पर आरोप लगाता है कि सिविलियंस पर हमला कर रहा है। उधर ईरान के इस्फहान में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हुई है फिर से। दूसरी तरफ से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उत्तरी इजराइल पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने पहले यरूशलेम और तेल अवीव में हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद भयंकर विस्फोट की खबरें हैं। ईरानी हमले के बाद मध्य इजराइल में एक बस में आग लग गई। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। इजराइल की राजधानी में विस्फोट के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे और रात भर चेतावनी वाले सायरन बजते रहे। लोग बंकरों में छिपे रहे। G7 शिखर सम्मेलन जल्दी छोड़ने को लेकर लोग कयास लगा रहे थे कि शायद इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जल्दी वापस जा रहे हों। मगर अब ट्रंप ने इन चीजों को खारिज किया है और कहा है कि उनकी वापसी का युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के दावे को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा कि प्रचार चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस DC इसलिए जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। यह गलत बात है। कनाडा के मुखिया को यह मालूम नहीं है कि मैं वापस क्यों जा रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर साफ करता हूं कि मेरी वापसी का सीजफायर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी बात है। अब वो बड़ी बात कौन सी है, इंतजार करते रहिए। ट्रंप ने भी कहा है कि हमारे साथ बने रहिए, हम बताएंगे बड़ी बात कौन सी है। यानी सीजफायर से भी बड़ी बात के लिए, बड़े कारण के लिए ट्रंप ये G7 का सम्मेलन बीच में छोड़कर चले गए। उधर इजराइल का कहना है कि ईरान ने रात भर में कम से कम 10 मिसाइलें दागी हैं। इसके साथ ही ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जब हमला हुआ और इसमें 3 लोग मारे गए तो ईरान ने कहा कि वो इजराइल की धरती पर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तीव्र मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि इससे पहले इजराइल के भीतर उसकी राजधानी में कई विस्फोटों की खबरें आ चुकी हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या से ही यह संघर्ष समाप्त होगा, इससे किसी की दुश्मनी नहीं बढ़ेगी। यानी वही बात जो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि नेतन्याहू को सिर्फ इस बात से दिक्कत नहीं है कि ईरान परमाणु बम न बना ले। ये लोग ईरान में सत्ता का बदलाव भी चाहते हैं और अपना पिट्ठू बिठाना चाहते हैं। यही कारण है कि नेतन्याहू ने ईरान की जनता से बगावत करने को भी कहा है और लगातार इस प्रयास में है कि ईरान की लीडरशिप को समाप्त किया जाए। मगर ईरान है कि अब तक किसी भी रूप में पीछे हटने या झुकने या कमजोर पड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने कई आशंकाओं को धता बताते हुए इजराइल को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने की जरूरत पड़ रही है। थोड़ी ही देर पहले खबर आई कि ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति और मध्य पूर्व राजदूत को भेज सकते हैं। कनाडा से ट्रंप के साथ वापस आ रही उड़ान में यानी जहाज में सवार CBS न्यूज की एक व्हाइट हाउस रिपोर्टर ने ट्वीट कर यह जानकारी दिया है कि ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समस्या का वास्तविक अंत चाहते हैं और आज सुबह भी व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में मध्य पूर्व में घटनाक्रमों की निगरानी करेंगे। उन्होंने कनाडा से आधी रात को निकलते हुए हमें यह बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से हथियार छोड़ दे। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले धीमा नहीं कर रहा है, आपको अगले दो दिनों में पता चल जाएगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने तेहरान खाली करने की बात क्यों कही तो ट्रंप ने जवाब दिया कि वो चाहते हैं कि जनता सुरक्षित रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस में होना जरूरी है, न कि कनाडा में, क्योंकि व्हाइट हाउस में रहते हुए वो युद्ध की परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ रह पाएंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया
उठाया कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि हाल ही में इजराइल की तरफ मिसाइलों की एक अधिक शक्तिशाली नई वेव लॉन्च कर दी गई है। यानी ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागने और जोरदार हमला करने का नया ऐलान कर दिया है और हमला कर भी दिया है। यानी मिसाइलों की वेव, नई वेव, तगड़ी वाली वेव लॉन्च कर दिया गया है इजराइल के खिलाफ। कुल मिलाकर ईरान किसी भी रूप में झुकता हुआ या दबता हुआ या डरता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था, ईरान वैसा रूप और इजराइल का वैसा कमजोर रूप देखने को मिल रहा है। कमजोर का मतलब नुकसान झेलने वाला। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी मीडिया खुद बता रहा है कि इजराइल में ऐसी बर्बादी पहले कभी नहीं देखी गई जैसी ईरान के हमले से नजर आई है। उधर G7 से ट्रंप के जल्दी निकलने को लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बड़ी राहत की बात है कि ट्रंप बैठक से एक दिन पहले ही रुखसत हो जाएंगे। हो सकता है कि उनका ट्रंप से आमना सामना ही न हो, मुलाकात तो संभव नहीं दिख रही है। अपने एक दूसरे ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि पिछले 11 साल में भारत की कूटनीति का कबाड़ा हो गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में भारत की कोई भूमिका नहीं बची है, वो बस बैलेंसिंग एक्ट में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में एक सीधे साधे प्रस्ताव का समर्थन करने का साहस नहीं दिखा पाया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के निंदा प्रस्ताव से भी उसने दूरी बना ली। दोनों जगहों पर वो ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सीधे तौर पर इजराइल के पक्ष में झुकाव के रूप में देखा जा रहा है। ये सही है कि मोदी और उनकी पार्टी की इजराइल की विचारधारा और मुस्लिम विरोध से समानता है, मगर इस वजह से राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाना कहां तक ठीक है। राष्ट्रीय हित को केवल यहीं तक सीमित करके देखा जा रहा है कि इजराइल हमें हथियार और तकनीकी बेचता है, मगर क्या भारत को उसके एवज में अपनी नैतिकता, छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्टेचर भी बेच देना चाहिए? अगर बेचेंगे तो वही होगा जो हो रहा है। हम मजाक के पात्र बन जाएंगे, हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी, हमें कोई उम्मीद और भरोसे के साथ नहीं देखेगा। एक इजराइल के सिवाय हमारा कोई दोस्त नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है कि ईरान इस बर्ताव के बाद हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार करेगा? क्या वो चाबहार बंदरगाह में हमें काम करने देगा, मध्य एशिया में घुसने का रास्ता बनाने देगा? तो वार रुकवाने वाले पापा अब कहीं के नहीं रहे और उन्होंने भारत को भी कहीं का नहीं रहने दिया। यही वजह है कि जयशंकर और विदेश विभाग अब तमाम देशों को सफाई देता घूम रहा है। हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी यही किया होगा। हद से ज्यादा चहकने वाले शशि थरूर क्या कर पाए ये भी साफ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर भारत के आसपास ज्यादातर पड़ोसी पहले ही खिलाफ थे और वर्तमान स्थितियां बता रही हैं कि हुजूर के इजराइल प्रेम ने ईरान को भी कहीं न कहीं भारत के खिलाफ कर दिया, नाराज कर दिया। वैसे एक बार फिर से लोग संदेह जता रहे हैं कि जो इजराइल पेगासस के जरिए भारत में कथित रूप से विपक्षी नेताओं की जासूसी करके कुछ लोगों को जानकारी दे सकता है, कुछ लोग कौन है आप जानते हैं? वो इजराइल दूसरों की जासूसी करवाने वालों की जासूसी नहीं किया होगा और उनका सीक्रेट छुपाकर नहीं रखा होगा, उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा होगा। इस बात की क्या गारंटी है? क्या ऐसे किसी ब्लैकमेल का ये अंजाम है जिससे देश भुगतने वाला है? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, मगर इतना तो तय है कि कुछ लोगों ने निजी हितों के लिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश को और उसकी पोजीशन को कहीं न कहीं हल्का कर दिया है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय